हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए अगला सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो वैदिक काल है या वैदिक संस्कृति है, इस वैदिक काल के बारे में जो जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। आपको पता है कि किसी भी देश या राष्ट्र के इतिहास को जानने के लिए हमें स्रोतों पर, सोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ता है। और भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए 3 प्रकार के सोर्सेज हमें मिलते हैं। पहला जो सोर्सेज है वो है पुरातात्विक रूप में या पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हम पुरातत्व अर्थात प्राचीन तत्वों की, जो भूगर्भ में दबी हुई चीज़ें या धरती पर जो स्थापित जो पुरानी इमारतें हैं, किले हैं, दुर्ग है, स्मारक है, चैत्य है, स्तूप है, विहार है, जो हमें दिखलाई देते हैं आज से पहले या पूर्व में, जिनके द्वारा स्थापित किए गए ऐसे स्मारक या पाषाण निर्मित जो भवन हमें पुरातत्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं। तो पहला जो सोर्स है वो है पुरातात्विक सामग्री। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में विभिन्न कालों की पुरातात्विक सामग्रियां हमें प्राप्त होती है। अगर हम बात करें पाषाणकालीन संस्कृतियों की, तो पाषाण काल के ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष जो औजारों के रूप में, उनके अस्थि अवशेषों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये आप जानते हैं और पिछले टॉपिक्स में हमने इस पे चर्चा भी की है। दूसरा जो सोर्स है वो दूसरा सोर्स है साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज, अर्थात प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में, ये जो 3 काल भारत के इतिहास के हैं, इन कालों के बारे में जो जानकारी का जो मुख्य आधार है वो मुख्य आधार साहित्यिक स्रोत भी रहे हैं। विभिन्न कालखंडों में, विभिन्न भाषाओं में हमारे यहाँ पर कई सारे ग्रंथों की रचना की गई। उन ग्रंथों में तत्कालीन भारत की स्थितियों का, भारत की दशा का जो वर्णन है, उस वर्णन से हमें प्राचीन भारत के विषय में, मध्य भारत के विषय में और आधुनिक भारत के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो साहित्यिक स्रोत भी हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी का एक मुख्य स्रोत है। और तीसरा सोर्स जो हम बात करें वो सोर्स है विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत के विभिन्न कालों में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में, इन तीनों कालों में विभिन्न विदेशी जो भारत में आए, चाहे वो व्यापार के माध्यम से भारत में आए हों या किसी राजा के आक्रमण के साथ में भारत में आए हों, उन्होंने जब जैसी स्थिति भारत की देखी, उन ग्रंथों में, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों में उन्होंने भारत की स्थिति का उल्लेख किया है। तो ये सब जो सोर्सेज हैं, 3 सोर्स, प्राचीन काल के, मध्यकाल के और आधुनिक काल के, तीनों सोर्सेज, तीनों कालों में हमें ये तीनों प्रकार के सोर्स, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का विवरण, ये तीनों सोर्स हमें प्राप्त होते हैं। और यही सोर्स हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति का या प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक मुख्य स्रोत है। इन तीनों स्रोतों पर के परीक्षण उपरांत प्राचीन भारत का जो व्यवस्थित इतिहास हमें इन तीनों मापदंडों पर खरा उतरवाने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वो प्राचीन भारत का इतिहास एक व्यवस्थित रूप से प्राप्त होता है। ये जानते हैं आप, भारत में जो ये 2 प्राचीन संस्कृतियाँ रही हैं, सिंधु संस्कृति और वैदिक संस्कृति। सिंधु संस्कृति का मुख्य आधार पुरातात्विक स्रोत हैं। वहीं अगर हम वैदिक संस्कृति के बारे में बात करें तो वैदिक संस्कृति का जो मुख्य आधार था वो आधार था वैदिक साहित्य अर्थात वेद। वेद कितने हैं आप जानते हैं, वेद संख्या में 4 हैं और जिनको आर्य द्वारा लिखा गया। पहला ऋग्वेद,
दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। आर्यों द्वारा जो स्थापित ग्रामीण संस्कृति जिसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है, इस सभ्यता की जानकारी का मुख्य अगर स्रोत हम देखें तो वो स्रोत वेद है, क्योंकि वेदों से ही हमें इस संस्कृति के विविध पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल में आर्यों द्वारा जो साहित्य रचा गया या साहित्य लिखा गया, उस साहित्य को वैदिक साहित्य कहा गया है। 1500 ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में गंगा नदी के मुहाने पर या गंगा नदी के मुहानों पर आर्यों द्वारा जो वैदिक बस्तियां स्थापित की गई, उन बस्तियों को, उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी जिसके प्रमाण हमें लिखित रूप से प्राप्त होते हैं, वेदों के रूप में हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आर्यों ने जब इस संस्कृति को स्थापित किया तो इस संस्कृति का जो काल था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईसा पूर्व तक यह अपने अस्तित्व में रही। और इन साहित्यिक साक्ष्यों पर इतिहासकारों ने इस संस्कृति को 2 कालों में विभाजित किया है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसको वैदिक काल कहा गया है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था उस समय को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। उत्तरी भारत में आप विशेष ये ध्यान रखें कि ये संस्कृति उत्तरी भारत की संस्कृति है, और ऐसे साहित्य में हमें कई प्रमाण मिले हैं कि आर्यों ने उत्तरी भारत में वैदिक सभ्यता को स्थापित किया, और यहीं जो अनार्य थे, जो काले वर्ण के थे, उन्होंने दक्षिण में जाकर इसी समय, संभवतः इसी समय एक द्रविड़ संस्कृति को स्थापित किया। तो आर्य और अनार्यों के बीच में जो संघर्ष रहा है, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, और उन लड़ाइयों का जो मुख्य आधार था वो शायद श्रेष्ठता स्थापित करने का था, चूँकि आर्य गौर वर्ण के थे और अनार्य काले वर्ण के थे। हमें वैदिक ग्रंथों में इन संघर्षों का कई उदाहरण हमें इन संघर्षों के मिलते हैं। आज हम वैदिक साहित्य पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यही एक मुख्य आधार है जिससे हमें संपूर्ण वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जो ये वेद हैं, इन वेदों से हमें आर्यों के धार्मिक विश्वास, अब वेदों में क्या है, वेदों में मंत्र है। सबसे पहला जो प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं, और 10 मंडलों में इस पूरे ऋग्वेद को विभाजित किया गया है। मंत्रों की रचना के पीछे आर्यों का उद्देश्य क्या था, ये हमें इस वेद से हमें ये जानकारी मिलती है। दूसरा जो वेद था वो था सामवेद। सामवेद में जब आर्य यज्ञ किया करते थे तो यज्ञ के अवसर पर उन मंत्रों को गाया जाता था। यज्ञ का विधान कैसा होना चाहिए, यज्ञ की वेदी कैसी होनी चाहिए, आहुतियों का प्रकार क्या होना चाहिए, उसमें क्या सामग्रियाँ होनी चाहिए, इन सब के बारे में हमें जानकारी सामवेद अर्थात सामवेद जो दूसरा वेद है उससे प्राप्त होती है। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी यज्ञ के विधि विधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और जो चौथा वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद में आर्यों की जो अंधविश्वास है, जो उनके अंधविश्वास थे, जादू टोने इत्यादि को लेकर कई सारे मंत्रों की रचना हमें अथर्ववेद में देखने को मिलती है। तो प्रारंभिक वैदिक साहित्य से हमें भारतीय इतिहास के या आर्यों के विविध पक्षों के बारे में, उनके लौकिक और पारलौकिक जो उनके विश्वास थे, उन विश्वासों पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो वैदिक साहित्य कालांतर में जाके इस साहित्य को, इन मंत्रों को पढ़कर कई सारे अन्य ग्रंथों की रचना भी हुई। जैसे वेदों के बाद में उपनिषद, पुराण,
इत्यादि में जो वैदिक ज्ञान है उस ज्ञान को समझा गया और समझकर अपनी भाषा में उसको जब लिखा, तो ये सब वैदिक साहित्य का ही बारीक या महीन ज्ञान आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य से ही हमें प्राचीन भारत की संस्कृति और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हम कल जिक्र करेंगे, कल बात करेंगे वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति, क्योंकि सामाजिक स्थिति से ही हम अन्य स्थितियों को समझ पाएंगे। उनके समाज का निर्माण का, उनके ऋग्वैदिक समाज के निर्माण का आधार क्या था, किस प्रकार उन्होंने अपने समाज को बनाया, समाज में क्या वर्ग थे, क्या व्यवस्थाएं थी, समाज का आधार क्या था, समाज में किसको विशेषाधिकार प्राप्त थे। इन सब चीज़ों पर हम अगला जो हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति, उस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।